हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ मित्र। देखिएगा, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि हिंदी का जो आपके बैच की टाइमिंग होती है प्रैक्टिस की, वो आपकी 8-10 से ये बैच स्टार्ट या ये आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाती है लगभग। तो सभी मित्र हमारे जुड़ जाया करें। बाद में सारे लोग जुड़ते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग 450 तक क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके थे, और 450 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 450 से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे। 451 नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। 500 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ेंगे। और जितने लोग भी अभी हैं वो क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि क्लास को अगर शेयर करेंगे आप तो उतना भी आनंद आने वाला है। अगर आप क्लास शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको इतना आनंद नहीं आने वाला। ठीक है मित्र, तो देखिएगा अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। और ये हम बार बार बता चुके हैं कि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक आपका एग्जाम्पल होगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक ही रीज़न है कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा संडे को ऑफलाइन बैच की टाइमिंग 7 से 9 रखी गई है, तो 2 घंटे का ही बैच है 7 से 9। तो आप हिंदी की बैच की टाइमिंग में अवश्य आइएगा। संडे को मैराथन क्लास 2 घंटे की, जिसमें आपका टेस्ट जो हुआ था उसकी OMR शीट जो आपकी जमा है वो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और बात की कहानी आपको सूचित कर दी जाएंगी आपको कल क्लास में। शनिवार को जैसे ही आएंगे आपको क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा, हम आपको कई बार इस बात से आगाह कर चुके हैं कि जहाँ पर आधा शब्द और तुरंत पूरा शब्द मिल जाए वो आपका तत्सम शब्द होता है। तो ए नंबर इसका आंसर सही है। फिर बात करेंगे 452 में लिखा हुआ है निम्न में से शुद्ध वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द है? तो याद रखो, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल शब्द का आंसर पूछा है, कौन सा सही है? तो याद रखो, उज्ज्वल में हम क्या ऐसा लिखते हैं, क्या ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा। तो याद रखिए उज्ज्वल शब्द जो होता है वो आपका सी नंबर सही होता है, मतलब आपका उज्ज्वल शब्द सी नंबर तरीके लिखते हैं। फिर इसके बाद में आपका लिखा होता है 453 में लिखा निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखो, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि तत्सम शब्द मतलब वही शुद्ध शब्द आपसे पूछना चाहता है, तो शुद्ध शब्द आपका सी नंबर सही है। आगे बात करेंगे 454 लिखा है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो याद रखो उज्ज्वल ये आपकी कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा ये गलत बना हुआ है, इसमें उत प्लस ज्वल बनेगा, मतलब आधा ता बनता है, याद रखिएगा, है ना। उत प्लस ज्वल आपका आंसर सही बनेगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा है, यहाँ आधा ता होगा, ता के नीचे हलंत लगी होगी जो हमने आपको लगाई है। इसका आंसर उज्ज्वल बन जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि होगी, कौन सी संधि है? इसमें आपकी व्यंजन संधि बन जाएगी, ठीक है। अब आगे हम लोग चलना शुरू करते हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको बताना। तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? चलिए भाई आंसर दीजिएगा। ये हमने आपको पढ़ाया है शायद में
जहाँ हम लिपि टॉपिक पढ़ा रहे होते तहाँ हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं कि किस भाषा की कौन सी लिपि है, ये भी हम आपको बताते हैं। चलिए भाई बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो बनेगा वो आपका मराठी सही है। मराठी की लिपि जो होती है वो आपकी देवनागरी होती है। जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं वो सारे गलत हैं, एक दो के आंसर सही है, बाद बाकी सभी गलत हैं। लिखा हुआ उत्साह में उपसर्ग कौन सा है, तो याद रखो पहले तो उत्साह को तोड़ना सीखिए। उत्साह को आप तोड़ेंगे कैसे, तो याद रखो उत्साह शब्द को तोड़ने आप जब जाएंगे तो याद रखो इसको क्या बनाएंगे, उत प्लस सा शब्द बनेगा। उत प्लस सा शब्द आपका बन जाएगा। तो इसमें जो है उत शब्द उपसर्ग बनेगा, है ना। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। हाँ भाई। 56 के बाद 57 में बात करेंगे कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है। विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हमने विशेषण टॉपिक की पर्टिकुलर प्रैक्टिस की थी तो वहाँ भी हमने आपको बताया था कि विशेषण की कौन सी अवस्था है या कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है, ये आपको याद रखना था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो आपका यही रहने वाला है, विशेषण की अवस्था नहीं है। तो याद रखिएगा मित्र, विशेषण की कौन सी अवस्था नहीं है ये आपको बताना। तो इसका जो आंसर है, सभी लोग आंसर दे दीजिएगा। देखो जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक कई लोग सही दे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पढ़ा है टॉपिक वही सही दे रहे हैं। उत्तरावस्था होती है, मूलावस्था होती है, उत्तमा अवस्था होती है, मध्यमा अवस्था कोई नहीं बताई हमने। तो इसका आंसर ए नंबर सही बन जाएगा। लिखा कोमल सबसे कुरूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। कोमल सबसे कुरूप है तो इसमें कौन सी विशेषता है, देखिए हमने लिखाया था अगर मूल अवस्था जो होती है जहाँ हम किसी से तुलना नहीं करते हैं उसमें मूलावस्था होती है। जैसे रमेश अच्छा है, रमेश अच्छा है तो ये किसी से तुलना नहीं है, तो ये आपका कैसा शब्द, तो ये मूलावस्था। उत्तरा शब्द में जब बनाएंगे तो या तो हम उससे पहले से शब्द लगा दें या फिर त्र शब्द लगा दें, है ना। तर शब्द लगाते, तर आधा था और फिर पूरा था फिर तर। जैसे रमेश सुरेश से अच्छा है, जहाँ हम से शब्द लगा देंगे जब दो लोगों की तुलना की जाती तब उत्तरावस्था बनता है, या फिर तर शब्द विशेषण में लगा देते हैं तब आपका बन जाता है। उत्तमावस्था की कहानी क्या होती है, तो याद रखो उत्तमावस्था में सबसे शब्द आगे लगाते हैं, सबसे शब्द आगे लगा देते हैं, और या फिर तम शब्द जोड़ देते हैं उसमें, सबसे शब्द या तम शब्द जोड़ देते हैं, तब भी आपका क्या बन जाता है, उत्तमा अवस्था बन जाती है। तो इसमें कोमल सबसे सुंदर है, मतलब सभी से जब तुलना की जाएगी तब फिर आपका उत्तमा अवस्था बन जाता है। तो इसका आंसर उत्तमा अवस्था। अगर दो लोगों के बीच में तुलना की जाएगी तो उत्तरावस्था, जब किसी से तुलना नहीं होगी तब मूलावस्था। आगे चलिए लिखा है उत्हार की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखिएगा ये भी हमने आपको संधि टॉपिक पढ़ा दिया, आज प्रैक्टिस भी कराई थी। तो कह रहे हैं कि उत्हार उत प्लस हार में कौन सी संधि है ये बताइएगा। पहले तो आप बताएंगे कौन सी संधि है और फिर बताएंगे कौन सा शब्द बनेगा, इसका आंसर देंगे। चलिए भाई
आंसर देना शुरू करिए। इसमें ता शब्द जो होगा वो आधे दा में कन्वर्ट होगा, हा जो होता है वो दा में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ हम इन दोनों को लिखते हैं तो ऐसा भी लिख देते हैं। कैसा आपको लगेगा, कैसा लिखते हैं भाई, देखो जरा, हम लोग लिखते हैं ऐसा भी लिख देते हैं, जबकि इसमें हमें आधा दा दिख रहा होता है और पूरा दा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें दा आधा होता है और धा पूरा होता है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, तो याद रखो इसका आंसर जो है वो उद्धार शब्द आपका बन जाएगा। फिर बात करेंगे 460 में लिखा, किस ग्रंथ के आरंभ में वक्तव्य। तो याद रखो किस ग्रंथ के आरंभ का वक्तव्य है, मतलब किसी भी ग्रंथ में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला वक्तव्य आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्या होता है वक्तव्य, आपको ये बताना। तो याद रखिए सबसे पहले किसी भी ग्रंथ में पृथक कण लगा जाता है। पृथक कण को हम लोग प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, कि इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। तो प्रस्तावना किसी भी शब्द के आगे लगा होता है। फिर याद रखिए लिखा हुआ है तृण का पर्यायवाची है। तुड़ीर जो है का पर्यायवाची कौन सा है, ये बताना। याद रखिए ये पर्यायवाची है निसंग का। कौन सा, निसंग का पर्यायवाची है। फिर याद रखिए तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, इस वाक्य में अव्यय है। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, इस वाक्य में बताना। तो याद रखो मित्र, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है वाक्य में अव्यय बताना है। परिमाणवाचक, उद्देश्यवाचक, व्यतिरेकवाचक या निषेधात्मक वाक्य। तो याद रखिएगा इसमें जो अव्यय बनेगा वो व्यतिरेकवाचक बनता है। फिर बात करेंगे हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं, निम्न में से वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बताना। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो भाई, शुद्ध शब्द आपसे पूछा है कौन सा होता है। तुम्हें कह दिया कि आप अब जाओ, उद्धार तो तेरा होगा नहीं इस हाल में, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। उसका दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बुरा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अव्यय शब्द है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपको बताना। तो इसका शुद्ध जो है वो लिखा हुआ है अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, ये शुद्ध है, बाद बाकी अशुद्ध है। लिखा हार शब्द किस उपसर्ग में जोड़कर भोजन को अर्थ दर्शाएगा। मतलब हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि भोजन शब्द अर्थ बन जाए उसका। तो देखो हार शब्द में जहाँ हम आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो आहार बन जाएगा। आहार जो होता है वो भोजन होता है, तो इसका सी नंबर सही है। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही बन जाता है। इसके बाद बात करेंगे 465 में। कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं मित्र। तो याद रखिएगा जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय के नाम से, है ना, उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। जिसे उपमा दी जाए वो उपमान होता है, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय, जिससे उपमा दी जाए वो उपमान।
आगे चले। 466 में लिखा है, निम्न में से किसमें उप उपसर्ग लगा है? उप उपसर्ग लगा हुआ है। देखो, आप शब्द देखेंगे तो आपको सीधा दिख रहा है कि उपशब्द केवल एक में ही लगा हुआ है। आगे तो यही क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उप प्लस योग बन जाएगा। क्या बनेगा? उपयोग। आंसर सही बनेगा। समझ गए ना? तो उपशब्द आपका उपसर्ग है, ठीक है, इसमें उपभोग बन जाएगा। बी नंबर सही। 467 में लिखा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो याद रखिएगा, क्या उरोक्त ऐसे लिखते हैं? उपरोक्त या उपरोक्त या उपरोक्त या उपर्युक्त? बताइए भाई, इसमें तो क्या है? तो याद रखिए इसका आंसर क्या है। तो देखो, इसका आंसर सी नंबर सही है, क्योंकि हम देखिएगा रा को जो है वो पा के बाद बोलेंगे, तो पा के बाद बोलेंगे तो या पर होना चाहिए, तभी तो या के ऊपर बोल पाएंगे। और अगर आप या के बाद रा को बोलते हैं आधा, तो फिर डी नंबर वाला सही होता, लेकिन डी नंबर नहीं बोलते, हम लोग सी नंबर को बोलते हैं। ठीक है, तो 67 का सी नंबर सही है। हम बात करेंगे 68 में लिखा। 68 में लिखा है, निम्न लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति का हो सकता है? निम्न लोकोक्तियों में से ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, यह भाव किस लोकोक्ति का हो सकता है? तो बताइए भाई क्या होता है। तो याद रखिएगा, मतलब ओछा व्यक्ति मतलब जिसे कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा भाव खाता है कि नहीं? कहते ओछे की प्रीत बालू की भीत। सी नंबर सही है। आगे बात करेंगे, लिखा हुआ है 69 में, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आज हमने पूछा भी था और सारी क्लास को पीटा भी था। देखिएगा कौन सी संधि है। तो याद रखो, इसमें तो आपकी यण संधि है, क्योंकि वा के पहले आधा वर्ण आया, इसमें रा के पहले आधा आया है, यहाँ उसमें भी यण संधि है। वा से पहले पूरा वर्ण आया है, अयादि संधि है। उल्लेख जो है वो आपका कैसा है? उल्लेख शब्द जो है वो आपका व्यंजन संधि है। उल्लेख में आधा ला फिर पूरा ला व्यंजन संधि बन जाती। ठीक है, चलें आगे। 69 के बाद 70, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना कौन सा है? इस पुस्तक के प्रश्न सरल हैं, उस घर के दरवाजे छोटे हैं, ये बच्चे नादान हैं, यह बहुत अच्छी है। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इस पुस्तक के प्रश्न सरल हैं। तो याद रखिएगा, आपका अशुद्ध वाक्य यही है, इस पुस्तक के प्रश्न सरल हैं। पुस्तक के सरल प्रश्न ये बनता। लिखा है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना। आशीष चतुर बालक है, उसकी साड़ी बनारसी है, उमा एक सुशीला महिला है। या सुशीला महिला सुशील महिला होती है भाई? सुशीला महिला होती है क्या? सीधा पकड़ में आ रहा। संगीत की धुन मधुर होती है, तो इसमें आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर बन जाएगा। यहाँ सुशीला नहीं होगा, सुशील होता है, सुशील महिला है। सुशील का मतलब समझते हैं शांत प्रिय, सुशील महिला का मतलब होता है शांत प्रिय। आगे की बात करेंगे 71 के बाद 72 में लिखा।
निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कह रहे हैं कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल ना हो सका। तो याद रखो कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल ना हो सका। फिर लिखा है उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, शिक्षा साध्य न होकर साधन है। संयुक्त वाक्य बताना हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर आपको तैयब जी उपले या नहीं उपले वाली टिक लगाएंगे तो उसमें संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तैयब जी उपले की नहीं उपले, तैयब जी, तैयब जी उपले के नहीं उपले। तो जो तथा इसलिए एवं ये या और उपले के नहीं उपले, औपले के नहीं उपले और परंतु लेकिन से जुड़े होते हैं तो वो शब्द आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। तो देख रहे होंगे कि आप बी नंबर जो है वो परंतु से जुड़ा हुआ है, ये आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। 72 के बाद बात करेंगे 73 में लिखा संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। तो याद रखिए निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी। उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है, विमला सदैव चिंतित रहती है, जो कर्मरत रहते हैं वे ही सच्चे वीर हैं। तो इसका आंसर जो है तो कह रहे हैं संज्ञा उपवाक्य उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है। आपका बी नंबर सही है। बात करेंगे 74 में लिखा हुआ किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है ये बताना है। देखिए आप देख रहे हैं कि वह पढ़ रहा था भूतकाल का है, वह उसने पढ़ाई की थी भूतकाल का है, उसने पढ़ाई कर ली थी भूतकाल का है, वह पढ़ने वाला है ये भूतकाल का नहीं है। बाला है तो ये भविष्य काल का है, संदिग्ध भविष्य काल में चला जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। कह रहे हैं कि अब आपसे पूछ रहा 75 में पूछ रहा 475 में भाई संख्या और भी बढ़ाइएगा। ये प्रैक्टिस क्लास है, 1 नंबर की धुआंधार क्लास है। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है जब ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। समझ रहे हैं कि नहीं? गलतियां मत करिएगा, आंसर देते रहिए। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में ये आपको बताना। भूतकाल में तो है लेकिन सामान्य भूतकाल में है, तो याद रखिएगा सामान्य भूतकाल में आपकी कौन सी ए नंबर सही है। फिर याद रखिएगा वाह का करण कारक एक वचन होगा। वाह का करण कारक क्या होगा? तो एक वचन में, तो याद रखो उससे शब्द जो है वो बहुवचन का एक वचन हो जाएगा। फिर लिखा है निम्न में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करिएगा। तो कह रहे हैं कि उसे अनुत्तीर्ण होने की शंका है। देखो फेल होने की संख्या होती है या पास होने की। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की शंका है। तो याद रखो उसे कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होने की आशंका है, तो ये आपका क्या है? डी नंबर सही है। बात करेंगे 77 के बाद 78 में लिखा हुआ कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा में हमको बताए हैं आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब भाववाचक होती है। बात करेंगे 79 में लिखा विशेषण विशेष का कौन सा युग्म शुद्ध है। पहले विशेषण होना चाहिए फिर विशेष होना चाहिए। कह रहा है गीला आकाश। कैसा आकाश है? गीला। कैसा कमरा? ऊपरी कमरा।
टिकाऊ पंखा, फीका पकवान। तो याद रखिएगा, आकाश कभी भी गीला नहीं होता है, आकाश नीला होता है। तो ये बता देते तो बन जाता है। ठीक है। फिर 80 में बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, बैठ शब्द लगा देंगे तो आपका बैठ शब्द हटाने के बाद अक आपका प्रत्यय बन जाएगा। अक शब्द आपका प्रत्यय बन जाएगा। ए नंबर। 80 के बाद लिखा हो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। समूह के सभी लोग परस्पर व्यवहार करते हैं। एक खेत के सब खरबूजे समान होते हैं। एक दूसरे की नकल करना, पड़ोस का असर पड़ना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होता है खरबूजे का मतलब पड़ोसी को देख करके पड़ोसी रंग बदल देता है, इसे कहा जाता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, एक बार धोखा खा जाने के बाद अधिक सावधान हो जाए। एक बार धोखा खाने पर दोबारा धोखा नहीं होता है, नहीं खाता है। एक बार मिले कष्ट को व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। ऐश्वर्य में रहने वाला व्यक्ति गरीबी की ठाटने में से नहीं रहता है। तो याद रखो, कहते हैं एक बार धोखा खा जाने वाला व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। ठीक है, तो ए नंबर सही है। साधारण वाक्य कौन सा है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसी को साधारण वाक्य कहते हैं। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। एक ही उद्देश्य एक विधेय, हाँ, तो आपका बी नंबर सही है। बात करेंगे 83 के बाद 84। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। वाक्य में क्रिया है संयुक्त, एक कर्मक, द्विकर्मक और यौगिक। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है संयुक्त क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, बताओ भाई, संयुक्त क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। देखो मित्र, द्विसकर्मक क्रिया है, क्योंकि पिलाना एक सकर्मक क्रिया है, लेकिन गाय और दूध दो कर्म है आपके। जब दो कर्म हो जाएं और क्रिया सकर्मक हो तो उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जितने लोगों ने ये आंसर दिया है, कल सारे के सारे मारे जाएंगे। ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, जो पढ़ाने के बाद भी। भाई क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो महाराज। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग आंसर तो देते नहीं हैं, बैठ के देखे रहते हैं और क्लास को लाइक भी नहीं करते। ये सबसे गलत बात है। ठीक है, आंसर टिक किया करें ज़रूर। तबेले की बला बंदर के सिर। कहते हैं किसी की शिकायत दूसरे से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ना। तो याद रखो, कहते हैं कि किसी का अपराध दूसरे के अपना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो बनेगा किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ना, ये आपका बन जाता है सी नंबर। फिर बात करेंगे 86 में लिखा हुआ निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना। तो याद रखिएगा, इसमें जो आंसर बनेगा वो आपको बताना। निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना। तो याद रखो, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? तो इसका शब्द एकांतिक बनता है। बी नंबर सही है। आगे चलेंगे 86 से 87। किस शब्द में संधि नहीं है? किस शब्द में संधि नहीं है? तो याद रखो, आप देखेंगे तो पराजय परा प्लस जय बनेगा। तो याद रखो, ये क्या है? एक संयोग का पद है, या कह सकते हैं उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग सहित शब्द। नमस्ते नवादंते, एतद्यो एतद्यो, नयन नयन। इसमें आपकी विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और
इसमें आपकी नयन में अयादी संधि है, पराजय में कोई संधि नहीं। 87 के बाद 88 में लिखा है पय शब्द का अनेकार्थी शब्द बताइएगा। पय शब्द का जो होता है अनेकार्थी शब्द होता है दूध होता है, दूध पय शब्द बनता है। निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। तो याद रखो तत्सम शब्द जब जो होता है वो आपका अवगुण शब्द तत्सम होता है। इसके बाद बात करेंगे औ उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है ये बताना। औ उपसर्ग से देखिएगा, जब आप देखेंगे कि औ शब्द हटा देंगे तो जार बनेगा। जार का अर्थ होता है गुण शब्द का भी अर्थ होता है और चक का भी बनता है। तो ये सारे के सारे शब्दों में आपका ओ उपसर्ग बना हुआ, औ उपसर्ग बना हुआ। ठीक है, 90 के बाद बात करेंगे हम लोग 91। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो याद रखो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण आपको बताना है। अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है? तो याद रखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग को कहते हैं। तो देखिएगा का और गा आपका अल्प प्राण है, बात बाकी नहीं है। आगे सुनो, आगे बात करेंगे 92 में लिखा है तत्सम शब्द कौन सा होता है। तो याद रखिएगा तत्सम शब्द जो होता है वो कंटक होता है, कंटक। फिर बात करेंगे 92 बात 93, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। कछुआ शब्द का जो तत्सम होता है वो कच्छप होता है। कौन सा? कच्छप शब्द होता है, सी नंबर। बात करेंगे हम लोग 94 में लिखा कटकी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो याद रखिएगा कटकी शब्द का पर्यायवाची गज शब्द होता है। 94 के बाद बात करेंगे 95 में। आंसर देते रहिए फटाफट। कोमल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखो कोमल शब्द का अर्थ जो होता है, देखो सरल का कठिन होता है, सरल का कठिन होता है, कोमल का भी कठोर होता है, कोमल का कठोर होता है। बात करेंगे 96 में जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। किस प्रकार का बात है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, ये डिपेंड है एक दूसरे पर और ये किसी भी उससे नहीं जुड़ा है। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य तो है नहीं। 97 में लिखा हुआ कंठ व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ शब्द से ही होता है, सी नंबर। फिर बात करेंगे, लिखा है पास और पार्श्व शब्द युग्म का अर्थ है। याद रखिएगा पार्श्व शब्द और पास का क्या मतलब होता है, इसका शब्द क्या होता है। तो याद रखो इसकी बात करेंगे तो याद रखो पास शब्द का अर्थ होता है बंधन, पार्श्व का होता है बगल, तो सी नंबर सही है। बात करेंगे 98 की बाद 99 में बात और बात। तो याद रखो बात का मतलब होता है वचन, बात का मतलब होता है वचन, बात का मतलब होता है इस वाले का वचन। ठीक है, और बात ये पर्यायवाची है हवा का। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर सही है। बात करेंगे 500 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा कौन सा है। तो याद रखिएगा तत्सम शब्द आपको बताना है कि किवाड़ शब्द का जो तत्सम होता है वो कपाट होता है, बी नंबर इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो आपके ये टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन अब आप लोग दिन प्रतिदिन संख्या में घटते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या भाई मेरे। तो संख्या में इजाफा करिएगा और वृद्धि करिएगा, तभी कुछ होने वाला, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आप बी नंबर सही है। और क्लास को शेयर कर दें, जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। आज आपके लिए कोई विशेष टॉपिक हम 9 बजे पढ़ाने वाले होंगे। ठीक है, तो तैयार रहें सभी लोग, आज आपके लिए कंप्लीट टॉपिक एक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिए। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।